नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 अक्टूबर सन 2024। आज सूर्योदय सुबह 6:21 पर होगा तो वहीं सूर्यास्त शाम 5:51 पर होगा। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। मौसम विभाग का ताजा अपडेट। हरियाणा में अगले 4 से 5 दिन तक ऐसा रहने वाला है वेदर। दिवाली से पहले सरकार ने खोले महिलाओं के लिए खजाने, मिल रहा है 3 लाख रुपए का बम्पर फायदा, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में बीजेपी विधायक आज चुनेंगे नेता, अमित शाह मौजूद रहेंगे। बड़ौली बोले 17 को शपथ ग्रहण में पीएम समेत 37 सीएम व डिप्टी सीएम मौजूद होंगे तो वहीं केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। हुड्डा सरकार में भर्ती हुए 378 प्राथमिक शिक्षकों की रिपोर्ट मिली संदिग्ध, अब हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश। हरियाणा में जेबीटी कोर्स में दाखिले के लिए शुरू हुए फॉर्म, इस दिन तक जारी होगी मेरिट लिस्ट, बताएंगे पूरी खबर। कांग्रेस को लेकर किसान नेता के बयान ने बढ़ाई राजनीतिक खलबली, बोले इस तिगड़े ने किया खेल खराब। हरियाणा के 25,000 युवाओं को रिजल्ट का इंतजार। हरियाणा एसएससी की तरफ से अभी तक जारी नहीं किया गया परिणाम, बताएंगे पूरी अपडेट। दिवाली पर नया वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। दिल्ली सरकार की स्कीम के तहत मिलेगी 20% तक की छूट। दिल्ली में 1 जनवरी तक नहीं बिक सकेंगे पटाखे, ऑनलाइन डिलीवरी भी होगी बंद। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के साथ डीएलएड की परीक्षाएं आज से हो रही हैं प्रारंभ। सरकार ने 8 जरूरी दवाओं की कीमतें 50% तक बढ़ाई। इनमें अस्थमा, टीबी और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों की दवा शामिल है। लागत बढ़ने पर लिया फैसला। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव तो वहीं झारखंड में 2 फेज में यानी 13 और 20 नवंबर को होगी वोटिंग। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ से मिले जयशंकर। 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले नेता। नवाज बोले मोदी आते तो अच्छा रहता। दीपावली मनाने की तारीख को लेकर चल रहा असमंजस हुआ दूर। धर्मसभा में फैसला 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दीपावली। सोने व चांदी के दाम में गिरावट। सोना 314 रुपये गिरकर 75,687 रुपये पर आया तो वह चांदी 448 रुपये सस्ती होकर 89,578 रुपये प्रति किलो बिक रही। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 2 अक्टूबर को मानसून की विदाई हो गई थी। इसके बाद से ही लगातार तापमान में गिरावट का दौर जारी है। सुबह व शाम हल्के ठंड का भी एहसास हो रहा है। हालांकि दिन के समय धूप निकलने से गर्मी का भी एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार बता दें कि अभी कुछ समय के लिए ऐसा ही मौसम बना रहने का अनुमान जताया गया है। प्रदेश में अभी दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। बात करें अगर रात के तापमान की तो वह 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। 19 और 20 अक्टूबर तक दिन के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, लेकिन इसी अवधि में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज देखने को मिलेगी। समग्र शिक्षा कार्यालय हिसार की तरफ से शैक्षिक स्वयं सेवकों के पदों पर भर्ती की जा रही है। सभी इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। ये भर्ती अनुबंध आधार पर 5 से 6 महीने के लिए की जा रही है। आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 18 अक्टूबर 2024 साय 5 बजे तक रहेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12th पास प्लस डीएड या बीएड होनी चाहिए। सभी उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तक हो सकती है। कुल 60 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हरियाणा के जो युवा जेबीटी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि जेबीटी कोर्स में दाखिले 14 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं। जेबीटी कोर्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म 14 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर 2024 तक भरे जा सकते हैं। सभी उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फीस की पेमेंट और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 23 अक्टूबर 2024 तक भर सकते हैं। उसके बाद 24 अक्टूबर तक बचा हुआ आवेदन फॉर्म भरा जा सकेगा। आवेदन के बाद पहली लिस्ट 25 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे लगेगी। प्रवेश पाने वाले छात्र संबंधित कॉलेज में 25 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक रिपोर्ट कर सकेंगे और प्रवेश को अंतिम रूप दे सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी लिस्ट 29 अक्टूबर 2024 को जारी की जाएगी। इसके बाद तीसरी लिस्ट 5 नवंबर 2024 को जारी की जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त मिलने के बाद अंदरूनी कलह रुकने का नाम नहीं ले रही है। सब एक दूसरे को हार का जिम्मेदार मान रहे हैं। तमाम तरह की बयानबाजियां सामने आ रही है। हालांकि किसान इसका जिम्मेदार कुमारी शैलजा, हुड्डा और सुरजेवाला को ठहरा रहे हैं। अब हार के लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी कटघरे में शामिल किया जा रहा है। ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि कुमारी शैलजा, हुड्डा और सुरजेवाला की तिकड़ी को कंट्रोल करने में कांग्रेस की हाईकमान फेल साबित हुई है। जहाँ एक और किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ साथ हाईकमान पर भी हार का ठीकरा फोड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर लगातार जवाबी हमले कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि किसान नेताओं का कहना है कि बीते दिनों में हुए किसान आंदोलन कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए शुरू किए गए थे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान से तो यही महसूस हो रहा है। चढ़ूनी का मानना है कि कांग्रेस की बागडोर प्रियंका गांधी के हाथ रहेगी तो कांग्रेस बच जाएगी, नहीं तो हरियाणा में उनकी कभी वापसी नहीं होगी।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से 25,000 पदों पर परिणाम जारी किया जाना है। युवाओं की तरफ से लगातार रिजल्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। राज्य में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा के नतीजे भी आ चुके हैं, जिसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से यह वादा किया गया था कि वह शपथ बाद में लेंगे, ठीक उससे पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग देंगे। अब 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। आज 16 तारीख हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। ऐसे में युवाओं की प्रतीक्षा लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में संभावना यही है कि रिजल्ट शपथ ग्रहण समारोह से पहले घोषित होगा। अब शपथ ग्रहण समारोह में चयनित होने वाले 25,000 उम्मीदवार भी भाग ले सकते हैं। हो सकता है कि इन उम्मीदवारों को औपचारिक तौर पर इसी समारोह में एक साथ ज्वाइनिंग कराने की भी घोषणा कर दी जाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गुटबाजी के चलते हाथाई सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस पार्टी में घमासान अब भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हुड्डा और कुमारी शैलजा गुट प्रदेशाध्यक्ष और नेता विपक्ष के पदों को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। खबरों की माने तो दोनों गुटों ने अपने अपने नेताओं के नाम आगे बढ़ा दिए हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस हाईकमान खुद फैसला करेगा कि प्रदेशाध्यक्ष का पद किसे दिया जाएगा और नेता विपक्ष की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। बताया जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष उदयभान जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नेता विपक्ष के लिए अपनी दावेदारी पेश नहीं करेंगे। सूत्रों का दावा है कि कुमारी शैलजा को फिर से प्रदेशाध्यक्ष की बागडोर सौंपी जा सकती है। वहीं नेता विपक्ष की जिम्मेदारी भी कुमारी शैलजा के किसी करीबी नेता को सौंपी जाएगी। अभी इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में डिप्टी सीएम रहे चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। जैसे ही इस बात की भनक हुड्डा गुट को लगी तो उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए झज्जर से विधायिका गीता बुक्कल और नेता विपक्ष के लिए थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा का नाम आगे कर दिया है। हालांकि अभी तक कांग्रेस हाईकमान ने इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किस गुट के नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपती है। 17 अक्टूबर को हरियाणा के पंचकुला में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रण भेजा जाएगा। इस अवसर पर सुरक्षा को लेकर भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। एम्बुलेंस और चिकित्सकों की टीम भी अलर्ट मोड पर मौजूद रहेगी। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 में इस शपथ ग्रहण समारोह के भव्य कार्यक्रम के लिए पार्टी द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री यानी आज अमित शाह विधायक दल की एक बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, जिसमें विधायक दल के नेता पर निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं विपक्षी नेताओं को भी बीजेपी द्वारा आमंत्रण भेजा जाएगा। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला, पूर्व मंत्री बीरेंद्र सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला सहित अन्य एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकारों द्वारा समय समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज के वंचित तबके के उत्थान का प्रयास लगातार किया जाता रहा है। महिलाओं के लिए खास तौर पर सरकारों द्वारा अनेक स्कीमें चलाई गई हैं। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई गई है। इसके तहत महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाया जाता है। जिन महिलाओं की वार्षिक आय 50,000 रुपए से कम है तथा वह हरियाणा की स्थायी निवासी है, उन्हें इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। इसके अलावा आवेदक महिला की आयु की बात करें तो 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक महिला किसी भी प्रकार के पुराने ऋण की डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत बात करें तो महिलाओं को ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के लिए वाहन, 3 व्हीकल, ई रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के काम शुरू करने की एवज में 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। जो महिलाएं इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं यानी 3 लाख रुपए लेना चाहती हैं, वह स्थानीय जिला विकास भवन स्थित हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक संपर्क कर सकती हैं। आवेदन करते समय आवेदक महिला के पास निर्धारित दस्तावेज होने भी जरूरी है। आवेदन के समय आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र आदि की आवश्यकता होगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 1448 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आदेश दे दिए गए थे। फिलहाल फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट को मौलिक शिक्षा विभाग की तरफ से सार्वजनिक कर दिया गया है। हाईकोर्ट के ऑर्डर पर जारी की गई रिपोर्ट में 378 प्राथमिक शिक्षकों की रिपोर्ट संदिग्ध पाई गई है। कुल मिलाकर 977 शिक्षक फिजिकल वेरिफिकेशन में खरे उतर पाए हैं, जबकि 91 शिक्षक जाँच में शामिल नहीं हुए हैं। इनमें से कुछ का स्वर्गवास भी हो गया है। दरअसल अप्रैल 2009 और फरवरी 2012 में उस समय की हुड्डा सरकार में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी। इनमें गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर OMR शीट की जांच कराई गई। मधुबन स्थित फोरेंसिक जांच लैब में बड़ी संख्या में चयनित शिक्षकों की हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी OMR शीट में गड़बड़ सामने आई थी। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इन शिक्षकों की फिजिकल वेरिफिकेशन के आदेश जारी किए थे।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी अब इसके पीछे की वजह जानने में जुटी हुई है। जातिवादी राजनीति और नेताओं की आपसी गुटबाजी के अतिरिक्त अब कांग्रेस में टिकटों के गलत बंटवारे को लेकर भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में ऐसे नेताओं को नजरअंदाज किया जिन्हें सर्वे में जनता ने पहले नंबर पर रखा था, लेकिन वे टिकट आवंटित करने वाले नेताओं की निजी पैमाने पर खतरा नहीं उतर पा रहे थे। कांग्रेस ने चुनाव से पहले जिताऊ उम्मीदवारों को ही चुनावी रण में उतारने का दावा किया था। इसके अलावा लगातार 2 बार चुनाव हार चुके नेताओं को टिकट नहीं देने की भी बात कही गई थी, लेकिन टिकट आवंटन में रणनीति बनाने वालों ने यह पैमाना ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने करीब 6 से 8 सीटों पर बागी कैंडिडेट्स को मनाना उचित नहीं समझा। उनकी सोच थी कि कांग्रेस पार्टी 55 से लेकर 65 सीटें जीत रही है, ऐसे में बागियों की वजह से 2 या 3 सीटें हार भी गए तो सरकार बनाने की संभावनाओं पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के रणनीतिकारों की यही सोच उसके सरकार बनाने के इरादों पर भारी पड़ी है और पार्टी के अधिकतर ऐसे प्रत्याशी चुनाव हार गए जिन्हें पैराशूट उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में उतारा गया था और वास्तविक जिताऊ उम्मीदवारों की दावेदारी को अनदेखा किया गया था। कांग्रेस के बागियों को बैठाने की कोई कोशिश भी पार्टी के रणनीतिकारों ने नहीं की। हरियाणा के यमुनानगर जिले में खेतों से धान की फसल काटने के बाद बचे अवशेषों में आग लगाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पराली जलाने वाले किसानों पर अब कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। यदि किसी किसान ने अब खेत में पराली जलाई तो उसके खिलाफ सीधे थाने में FIR दर्ज करवाई जाएगी, जबकि इससे पहले पराली अवशेषों में आग लगाने पर किसानों पर 2500 रुपए प्रति एकड़ जुर्माना लगाने का प्रावधान था। प्रशासन के अनुसार 2500 रुपए जुर्माना का किसानों पर कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा था। पराली जलाने के मामलों की समीक्षा करने के लिए DC कैप्टन मनोज कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें DC ने निर्देश दिया है कि अब पराली जलाने वालों पर जुर्माना न करके सीधे FIR दर्ज कराई जाए। इसलिए अब केस दर्ज किया जाएगा। जिले में फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत धान की पराली में आग न लगाने के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की गई है। इसके अनुसार जो भी किसान अपने खेत में धान के बचे हुए अवशेष में आगजनी करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी शैक्षिक एवं मुक्त विद्यालय के साथ DLED प्रथम प्रवेश वर्ष 2023-25 न्यायालय निर्णय की परीक्षाएं आज यानी बुधवार से प्रारंभ होने जा रही हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक होगी। इसके अतिरिक्त DLED की परीक्षा में 648 छात्र अध्यापक न्यायालय निर्णय परीक्षा देंगे, जिसमें से 305 छात्र अध्यापक व 343 छात्र अध्यापिका शामिल होंगे। ये परीक्षाएं भी 16 अक्टूबर यानी आज से प्रारंभ होकर 26 अक्टूबर 2024 तक संचालित होंगी। हरियाणा में नई सरकार के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कवायद तेज कर दिया है। मंत्रिमंडल के लिए 15 विधायकों के नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इन विधायकों में से 7 मंत्री और एक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। केंद्रीय नेतृत्व के नाम को अंतिम रूप देने से पहले इन MLA की प्रोफाइल मंगवाई गई है। हरियाणा में मिनिस्टर बनने के लिए जो चेहरे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनमें नायब सिंह सैनी, अनिल विज, राव नरवीर सिंह, विपुल गोयल, मूलचंद शर्मा, कृष्णा गहलावत, कृष्णलाल पवार, हरविंद्र कल्याण, रणवीर गंगवा, महिपाल डांडा, बिमला चौधरी, लक्ष्मण यादव, घनश्याम सराफ, आरती राव और श्रुति चौधरी शामिल है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 150 खापों के प्रधान और प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा समारोह में ड्रोन दीदी, प्रगतिशील किसान, सफाई कर्मचारी, उद्योगपति, खिलाड़ी और सरकारी स्कीमों के लाभार्थी भी शामिल होंगे। एक बात और, शपथ ग्रहण समारोह के बहाने भाजपा महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी फोकस कर रही है। भाजपा पंचकुला में 50,000 की भीड़ जुटाकर विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के मुकाबले NDA की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। इसी वजह से शपथ ग्रहण की जगह को परेड ग्राउंड से बदलकर शालीमार ग्राउंड किया गया है। पाकिस्तान में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO शिखर सम्मेलन का 15 अक्टूबर को पहला दिन था। विदेश मंत्री S जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे। PM शहबाज शरीफ ने SCO नेताओं के लिए डिनर रखा। यहीं PM शहबाज और जयशंकर की मुलाकात भी हुई। पाकिस्तानी PM ने आगे आकर हैंडशेक किया। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर क्या बातचीत हुई सामने नहीं आई है। जयशंकर करीब 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले भारतीय नेता है। इससे पहले 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था, SCO की मीटिंग में शामिल होने अगर मोदी आते तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे जल्द मुलाकात करूंगा। दरअसल पाकिस्तान ने अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी को SCO का न्योता भेजा था, लेकिन दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों के चलते विदेश मंत्री को भेजा गया। जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान जाने का इकलौता मकसद SCO है। वे दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा नहीं करेंगे। साथ ही भारत के अलावा रूस और चीन समेत 10 देशों के प्रतिनिधि भी SCO की बैठक में शामिल होंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही पूरे शहर में 3 दिन की छुट्टी भी घोषित की गई है। विदेश मंत्री जयशंकर 8 साल 10 महीने बाद पाकिस्तान जाने वाले भारत के पहले
पहले नेता हैं, इसलिए ये दौरा खास भी है। उनसे पहले 25 दिसंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। तब मोदी एक सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे थे। उन्होंने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। उनके इस दौरे के बाद से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की है। हालांकि इन सब के बावजूद पिछले साल गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत पहुंचे थे। दीपावली मनाने की तारीख को लेकर चल रही असमंजस को दूर करने जयपुर में जुटे देश भर के विद्वानों ने सहमति से फैसला ले लिया है कि दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। मंगलवार को जयपुर के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभागार में दीपावली निर्णय विषय पर विशेष धर्म सभा आयोजित की गई। धर्म सभा के अनुसार बात करें तो 31 अक्टूबर को पूरे प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट का समय में अमावस्या रहेगी। उसके साथ ही अमावस्या का दर्श भाग भी इसी दिन प्राप्त हो रहा है, इसलिए 31 अक्टूबर को पूरे देश में दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत है। कुछ देशों में अलग व्यवस्था हो सकती है, जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में 1 नवंबर को प्रदोष काल में अमावस्या आएगी। भारत और जितने भी पश्चिमी देश हैं उनमें 31 अक्टूबर को ही दीपावली होगी। धर्म सभा में देश के करीब 100 प्रख्यात ज्योतिषाचार्य, धर्मशास्त्री और संस्कृत विद्वान शामिल हुए थे। अब पूर्ण रूप से इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।